अभी पहला जो चैप्टर इमेज में अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप आंसर देंगे अनम्यूट होके, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो आपका कोई किसी का भी चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे कि आप जो है मुझे बीच बीच में आप पूछ सकते हैं मुझे। पहला जो है हमारा चैप्टर है एनवायरनमेंट फॉर कोऑपरेटिव्स, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। इसमें जो है मुझे याद है अभी दिवेकर सर एक वीडियो जो है आपको शेयर किया था, सहकार म्हणजे काय, सहकार की जो है कहाँ से चालू हुआ था, वही जो है ये अभी आगे जो है हम लोग देखेंगे। पहला जो है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन या सहकार मतलब क्या हो सकता है, कोई भी बोल सकता है क्या अनम्यूट होके? कोई भी। कितना इतना सालों से आप कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं तो आप सबको पता रहेगा कि कोऑपरेटिव क्या है करके। कोऑपरेशन म्हणजे काय, कोई भी बोल सकता है? सहकार म्हणजे काय, कोई भी बोलेंगे? सुनाई दे रहा है ना सबको? ओके, तो हाँ बोलिए, कोऑपरेशन म्हणजे काय बोलिए। Cooperation involves individuals or groups working together for the achievement of their individual or collective goals. हाँ, ये जो पावर पॉइंट है उसको देख के मत बताइए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबको पता है कि एक वर्किंग टुगेदर है, ग्रुप है, अचीवमेंट है। मतलब हमें कुछ मुझे अभी भी याद है, अगर सर ने वीडियो आपको शेयर किया था तो उसमें क्या बता रहे थे वो मैडम ने कि अगर गणपति अगर बिठा रहे हैं तो गणपति बिठाने के लिए जो जो लोग हम लोग एकत्रित आके जो करते हैं, मतलब हर एक कोई भी पंडाल ले करेगा, कोई फूल लाएगा, कोई जो है डेकोरेशन करेगा, ऐसा जो है ना कलेक्टिव गोल करके हम लोग ये कर रहे हैं। तो कोऑपरेशन मतलब केवल पंडाल में होता है ऐसा नहीं है। अभी बैंकों में अगर हम बताते हैं तो अभी हमें कुछ अचीवमेंट, हमें कुछ टारगेट दिया गया है, जैसे रिकवरी का हो सकता है। तो कोऑपरेशन रिकवरी मतलब रिकवरी में अगर जाते हैं तो वहां पे भी हम लोग क्या है, एक वैयक्तिक रूप से भी हम लोग यहाँ इन्वॉल्व होते हैं और एज अ ग्रुप करके भी हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। बट इस और यहाँ पे कोऑपरेशन किसके लिए रहेगा, एक कलेक्टिव गोल। अभी कलेक्टिव गोल क्या हो सकता है रिकवरी में, हमारा बैंकों का रिकवरी जो है अपना एक कलेक्टिव गोल है। तो सभी मिलके क्या करेंगे, अपना रिकवरी का जो है वहां पे कोऑपरेशन करके हम लोग क्या कर रहे हैं। तो कोऑपरेशन जो है अपना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अपना लाइफ का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोऑपरेशन नहीं रहेगा तो हम सरवाइव नहीं हो सकते। देखिए आप सुबह जो है आप अपना बैंक के लिए अगर निकले हैं, अगर आपका मिसेस जो है डब्बा बना के नहीं देगी, आपका जो है नहीं वो भी कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहकार कर रही है। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे जो है आप बैंक में सही टाइम पे आ सकते हैं। अगर कोऑपरेशन ही अगर नहीं रह सकता है तो क्या होगा, अपना सर्वाइवल बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ऑफिस से घर से ऑफिस आ रही हूँ, अब मेरा जो रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला को अगर मैं बोलती हूँ तो इतना बजे आ जाओ मुझे जाना है, अगर वो नहीं आएगा ना, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं बिल्कुल टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंचूंगी। मतलब हर एक चीज में जो है अपने को कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर हमको जीना है हर एक स्टेप में अपना सरवाइव के लिए, हमें जीने के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे अपने को कोऑपरेशन की जरूरत है। अभी हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेशन। अभी यहाँ पे जो प्रोफेसर पीएच कैसलमैन जो है डिफाइन किया है टर्म कोऑपरेशन। देखिए पहला वाला कोऑपरेशन का मैं जो बोल रही थी, जो आम जिंदगी के लिए अपने को चाहिए। बट ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कोऑपरेशन की, उन्होंने जो कैसलमैन जो डिफाइन किया है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है और सोशल कंटेंट है। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब आर्थिक प्रगति के लिए हमें कोऑपरेशन करना पड़ेगा, और सामाजिक रूप से यानी सोशल कंटेंट यानी सामाजिक रूप से अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी कोऑपरेशन की जरूरत है करके बोलता है। और एक 1945 में आरजी सरैया कमेटी को बिठाया गया था। तो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमेटी था, ये कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी था। उन्होंने डेफिनेशन दिया है कोऑपरेशन का। कोऑपरेशन मतलब क्या है, वो बोलते हैं इट्स अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, मतलब मराठी में क्या बोलते हैं, ऐच्छिक संस्था है।
ऐच्छिक स्वरूप से लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब कौन सा भी अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हमें चालू करना है, स्थापित करना है, तो किसी को हम फोर्सिबल नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, वॉलेंट्री यानी इच्छा रूप से। अगर मुझे अन्ना साहब महात कोऑपरेटिव बैंक में मेंबर बनना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुझे क्या करेगा, फोर्सफुल नहीं करेगा, मुझे इच्छा रहेगा कि मुझे अन्ना साहब सावंत कोऑपरेटिव बैंक में मैं एक क्या है, एक मेंबर बन के मुझे वहां जाना है। तो व्यक्ति को क्या है, इट्स वॉलेंट्री इच्छा है। और सरैया कमेटी क्या बोलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन अंडरटेकिंग। ये जो है सोसाइटी है एक अंडरटेकिंग है, और मतलब ये जो है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में जब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन है ना, वहां पे मैं बताऊंगी। और वो क्या बोलता है, इट हैज अ सर्विस मोटिव, मतलब सेवा देने के लिए जो है 1945 में जो है एक सर्विस मोटिव करके वो आ गया है। और वो क्या बोलते हैं, इक्वालिटी एंड इक्विटी। देखिए इक्वालिटी मतलब सभी समान है, ऐसा नहीं है ये कम है ये ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी इज अ सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पार्टिसिपेशन ऑफ सोसाइटी। इक्विटी में क्या आएगा अपना, डिविडेंड। यानी जब सरप्लस होता है तो सरप्लस में जो अमाउंट जो है, जैसे हमारा टोटल प्रॉफिट में आजकल हम लोग डिविडेंड करके दे रहे हैं ना, वो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। जो मेंबर बिजनेस में भागीदार हुआ है उसके लिए वो इक्विटी जो है उसको मिलता है। अभी क्यों कोऑपरेटिव, अभी यहाँ पे आप सभी जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे हैं, तो आईसीए ने 2015 में क्यों कोऑपरेटिव करके पूछा, किस लिए कोऑपरेटिव, बिकॉज आप सभी जानते हैं यहाँ पे हमारा प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर्स है, और कोऑपरेटिव क्यों, ऐसा हमें एक जो है क्वेश्चन आता है। तो आप सभी जानते हैं कोऑपरेटिव का डेफिनेशन अगर देखना चाहेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम है जो पिछड़े हुए हैं आर्थिक स्वरूप से, सामाजिक स्वरूप से, उनको आगे लाने के लिए क्या हुआ है, हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है चालू हुआ। इसके बारे में हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, जैसे ब्रिटिश इरा में कोऑपरेटिव कैसे चालू हुआ, या फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और आफ्टर इंडिपेंडेंस में कैसे हुआ, उस वक्त हमें पता चलेगा। बट अभी आईसीए क्या बोलते हैं, क्यों कोऑपरेटिव, क्यों, इसलिए कोऑपरेटिव ब्रिंग्स द रिसोर्सेस अंडर डेमोक्रेटिक कंट्रोल। कोऑपरेटिव क्या करता है कि जो भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस मतलब संपत्ति, संपत्ति मतलब क्या क्या आएगा यहाँ पे, पैसा भी आएगा और मनुष्य भी आएगा। तो वो जो है डेमोक्रेटिक कंट्रोल, डेमोक्रेटिक कंट्रोल मतलब क्या होगा, अपना कोऑपरेटिव का मेंबर डेमोक्रेटिक कंट्रोल का, तो वन मैन वन वोट है। और खासियत क्या है कोऑपरेटिव का, मेंबर अपना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुन के भेजता है, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक ठाक काम नहीं करेगा तो लॉ में उनको क्या किया है, कानून में क्या किया है, उनको अधिकार दिया है कि 1/3 ऑफ द मेंबर अगर चाहे तो क्या कर सकता है कि अपना जो है क्या है, डायरेक्टर को वापस बुलाने का जो है उनको अधिकार है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। दे अलो पीपल टू ओन द बिजनेस। देखिए अभी बैंक लेंगे कौन सा भी, अगर पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तो ये बैंक को कौन स्थापित किया है, मेंबर ने मिलके जो है बैंक को स्थापित किया है। तो ये क्या करता है कोऑपरेटिव, अपना बिजनेस को चलाने के लिए एक जो है अधिकार देता है। कोऑपरेटिव प्रोवाइड कॉमन पीपल विद द फॉर्मली वे ऑफ अर्निंग देयर लाइव्स टू, मतलब क्या होगा, कोऑपरेटिव क्या करता है कि लोगों का जो है आर्थिक स्वरूप को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है, इसलिए कोऑपरेटिव चाहिए। और कोऑपरेटिव क्या करता है, लीगल बेनिफिट फ्रॉम लीगल प्रोटेक्शन एंड इंक्रीज देयर नेगोशिएशन पावर। क्या करेगा ये कोऑपरेटिव कि लीगल प्रोटेक्शन भी देता है और उनका नेगोशिएशन पावर भी बढ़ाता है। लीगल प्रोटेक्शन कैसा है, आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट एंड रूल एंड अपना बायलॉज में जो है मेंबर के लिए बहुत सारा लीगल प्रोटेक्शन जो दिया गया है, नेगोशिएशन पावर भी दिया गया है। और क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव रिड्यूस द इनइक्वालिटी बाय एम्पावरिंग पीपल एंड बाय ऑफरिंग देम डिग्निफाइड एंड सस्टेनेबल वे टू मेक अ लिविंग। मतलब कोऑपरेटिव क्या कर रहा है,
लोगों का बीच का जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी मतलब क्या होगा, आर्थिक स्वरूप से जो है, आर्थिक स्वरूप के बाद अगर बात करना चाहते हैं, अगर अपना टोटल हमारा जो इकोनॉमी, भारत का इकोनॉमी ले लो या अपना ग्लोबल का इकोनॉमी ले लो, तो एक ही जगह एकत्रित नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है, इनइक्वालिटी जो है आर्थिक स्वरूप से भी और सामाजिक स्वरूप से भी वो कम करने का जो है कोशिश जो है कोऑपरेटिव से होता है। द कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रेजेंट अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल रीच एंड नीड बेस्ड बिजनेस कंडक्ट। क्या कर रहा है कोऑपरेटिव कि देखिए, अगर आप ग्लोब में ले लेंगे तो नीड बेस्ड बिजनेस कंडक्ट के आधार पर जो यूनिक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट का बात अगर करना चाहते हैं, इसका अगर वाई कोऑपरेटिव करके, वाई टू चूज अ कोऑपरेटिव, ऐसी का ये लेना चाहेंगे। कोऑपरेटिव में केवल बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव में क्या क्या है, जैसा नीड बेस्ड है, जैसे आप बताएंगे डेयरी, फार्मर मिल्क, फार्मर के पास गाय है, वो मिल्किंग है, वो बिजनेस करना चाहता है, तो वो क्या किया, डेयरी कोऑपरेटिव चालू कर दिया। गन्ने का उत्पादन हो रहा था, तो उस वक्त गन्ने का भी कुछ न, यानी प्रोसेसिंग होगा तो ही क्या हो सकता है, यहाँ पे उसको इकोनॉमी वे से जो है प्रॉफिट हो सकता है। उसके लिए क्या हुआ, शुगर कोऑपरेटिव हम देखा। और आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा कोऑपरेटिव है जो नीड बेस्ड बिजनेस कंडक्ट किया हुआ जैसा चालू हुआ है। और कोऑपरेटिव क्या करता है, यहाँ पे पॉवर्टी जो है रिडक्शन करने के लिए, यानी गरीबी को हटाने के लिए जो है क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव बहुत ही मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है गरीबी को हटाने के लिए, लोगों को वॉइस मतलब क्या होगा, अगर अपना वोट पावर के साथ लोगों को बोलने के मतलब वो बोल सकते हैं, मेंबर को अधिकार दिया गया है। और साथ में क्या होगा, सोसाइटी और मेंबर को एकत्रित लाने के लिए जो है कोऑपरेटिव बहुत ही मदद कर रहा है। अभी कोऑपरेशन का जो है नेचर, मतलब उसका नेचर के बारे में, कोऑपरेटिव नेचर क्या है अगर देखना चाहेंगे, कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक पर्पस। देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिए, जो भी कोऑपरेटिव आ गया है वो आर्थिक पर्पस के लिए आ गया है, मतलब उद्देश्य के लिए आया है, सेवा देने का उसका एक मोटिव है। बट प्राइम जो कंसर्न हम बोलते हैं, मूल कंसर्न जो हम बोलते हैं, वो क्या है, उसका आर्थिक उद्देश्य है। और वॉलेंटियरनेस है, कोऑपरेटिव का एक नेचर हम देखता चाहते हैं तो वॉलेंटियर यानी ऐच्छिक है, जिसको आना है वो आ सकता है, ऐसा फोर्सेबली किसी को नहीं कर सकते हैं। और कोऑपरेटिव का क्या नेचर है, ओपन मेंबरशिप है। ओपन मेंबरशिप मतलब उस एरिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो आके उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो सकता है। और कोऑपरेटिव क्या है, सोशल कंपोनेंट है, सामाजिक कंपोनेंट है, ये सामाजिक जो है ये कंपोनेंट है। और ये पर्सनल एलिमेंट है, व्यक्ति का पर्सनल एलिमेंट। पर्सनल एलिमेंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सा भी सोसाइटी में, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ बिजनेस करना है, तो बिजनेस छोटा मोटा मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, नियर बाय जो कोऑपरेटिव बैंक रहेगा या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी रहेगा, वहाँ जाके मेरा जो लोन, यानी मुझे थोड़ा लोन की ज़रूरत है, तो क्या मैं क्या करूँगी, वहाँ जाके एप्लीकेशन डालूंगी। और वो सोसाइटी जो मेंबर मुझे बनाएगा, और सोसाइटी क्या करेगा, मुझे जो रिक्वायरमेंट है, तो मुझे मतलब लोन का रिक्वायरमेंट है, वो लोन का रिक्वायरमेंट वो मुझे पूरा करेगा। मतलब क्या होगा, ये एक व्यक्ति का वैयक्तिक रूप से भी ये मुझे मदद करता है। और इट्स अ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोकशाही पद्धति के आधार पर चलता है। लोकशाही पद्धति मतलब आप सबको पता है क्या है, वन मैन वन वोट जो है, या इलेक्शन के द्वारा जो है, ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये नेचर में आ जाएगा। अब ये फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स अगर देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी, यानी ओळख करके बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी मतलब अपना ओळख। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक क्या है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्रता आणि स्वायत्तता करके बोलते हैं हम लोग, है ना। तो स्वतंत्रता आणि स्वायत्त एक बॉडी है यहाँ पे। और क्या होगा, इसका कैसे स्वतंत्र और स्वायत्तता है,
अपना ही खुद का जो है बायलॉस है, हर एक सोसाइटी का, हर एक बैंक का जो है, अगर देखेंगे तो हर एक जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनका खुद का बायलॉ है। बायलॉ जो है उसके लिए, बायलॉ क्या है, कोई भी बताएंगे अनम्यूट होके कि बायलॉ क्या है, बायलॉ किसके लिए है? कितना साल से आप लोग काम कर रहे हैं, कोई भी, एनीबडी, बायलॉ क्या है? कोई भी बोलेंगे? सुनाई दे रहा ना सबको? बायलॉ ऐसा है जो सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे चलाना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का राइट क्या है, सोसाइटी सेक्रेटरी का क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और साथ में कौन कौन सा रजिस्टर जो है मेंटेन करना पड़ेगा, मेंबर का अधिकार क्या है, वो सोसाइटी कैसे चलना चाहिए, वो जो है एज पर लॉ, बाय लॉ मतलब एज पर लॉ के हिसाब से, वो जो है लॉ मतलब क्या होगा, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत ही जो है बायलॉज को जो है निर्माण किया गया है। और ये क्या है, और एक हम देखेंगे, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड नॉट अ कैपिटल, इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन वैल्यूज। मतलब कोऑपरेटिव ऐसा नहीं है, प्राइवेट में क्या होता है, कैपिटल को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, बट यहाँ पे जो है ये एक एसोसिएशन है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, यहाँ पे जो है अपना ह्यूमन वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, कैपिटल को ज्यादा नहीं है, यानी मनुष्य का अभिवृद्धि के लिए यहाँ पे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इट इज एन इंस्टीट्यूशन टू मीट कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड ऑफ इट्स मेंबर। एक कॉमन प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का गरज है, उस गरज को क्या है, यानी किसका गरज है, ये सदस्य का गरज है, तो इसके द्वारा जो है यहाँ पे पूरा किया जाएगा। और एक ऐच्छिक ऑर्गेनाइजेशन है, और मेंबरशिप जो है ओपन है, डेमोक्रेटिक मेंबरशिप मैनेजमेंट है। और क्यों डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, क्योंकि ये जो संस्था बनाया गया है गरज के अनुसार जो है लोग एकत्रित आके संस्था बनाया गया है, और उन्होंने क्या किया, हम सभी नहीं चलाएंगे करके उन्होंने क्या किया, अपना मैनेजमेंट खुद वोट करके या सिलेक्शन करके उन्होंने क्या किया, अपना इधर एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करके उनको बोला गया, मतलब लोगों को वहां पे बिठाया गया है। और यहाँ पे सुप्रीम बॉडी कौन है, जनरल बॉडी। जनरल बॉडी मतलब क्या है, ऑल मेंबर जो सदस्य है सभी यहाँ पे जो है सुप्रीम बॉडी या अथॉरिटी करके बोल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे वैल्यूज के बारे में, यानी मूल्य। आईसीए ने 1995 में कुछ मूल्य दिया गया है। क्या क्या मूल्य? पहला सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प मतलब खुद को मदद करना। क्या खुद को मदद कर रहे हैं कि लोगों को जो है अवकाश दिया जा रहा है अपने आप को डेवलप करने के लिए। लोगों मतलब लोग जो भी पब्लिक है अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे जो है मदद किया जाएगा। जैसे उनका स्किल को डेवलपमेंट करे, या उनका जो है अंडरस्टैंडिंग है, या उनका एजुकेशन है, तो ये सभी जो है सेल्फ हेल्प, प्रोसेस ऑफ सेल्फ हेल्प में आ जाता है। देन सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे हर एक का खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करना है कि एक जो संस्था है उस संस्था को कैसे डेवलप करना है, कैसे एंटरप्राइज को ज़्यादा ये करना है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है, मेंबर्स को दिया गया है कि कौन सा पैटर्न का बिजनेस चलाना है, कैसे उनका उद्देश्य जो है साकार करना है। ये सभी जो है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये कौन लेगा, ये हर एक मेंबर लेगा। और वैल्यू में क्या आएगा, डेमोक्रेसी है। मेंबर जो है कोऑपरेटिव बिजनेस जो चला रहा है वो क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव जो है कंट्रोल, डेमोक्रेसी मतलब जो है जो भी जितना भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है शुड बी कंट्रोल्ड बाय द मेंबर। अगर मुझे लग रहा है कि मैं एक सदस्य हूँ एक संस्था में, यानी कोऑपरेटिव संस्था में मैं सदस्य हूँ, अगर ये जो संस्था का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने चुन के भेजा है अगर वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है तो उनको बुलाने का, या अगर मुझे लग रहा है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक नहीं कर रहा है तो मुझे क्या है नेक्स्ट इलेक्शन में मैं क्या करूंगी, एज अ मेंबर, मतलब अकेला नहीं है, हर एक मेंबर एज अ मेंबर क्या करेगा, वो अपना वोटिंग राइट करके दूसरा बॉडी लाने का भी वो क्या है कोशिश करेगा। बट यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव बिजनेस जो है
ठीक ठाक चलने के लिए ये सब देखना पड़ेगा। अभी इक्वालिटी, और एक वैल्यू है इक्वालिटी। हर एक मेंबर को पार्टिसिपेशन का अधिकार दिया गया है, उनको एक अधिकार है, उनको माहिती लेने का अधिकार है, उनका जो भी समस्या रहेगा उस समस्या का सुनाने का जो है ना, रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, तो सुनाने का जो है उनको अधिकार है। और क्या अधिकार है मेंबर को? हर एक मेंबर को ये अधिकार है डिसीजन यानी निर्धार लेने का जो है अधिकार है। तो ये एक इक्वालिटी है। इक्विटी जो वैल्यू है, इक्विटी में क्या होगा, बिजनेस में जब पार्टिसिपेशन करते हैं तो उस बिजनेस में एट पार मतलब सबको समान रूप में, ये इक्विटी में पहले भी बात की है, जैसे सरप्लस आता है तो सरप्लस को क्या है, डिविडेंड के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को हम लोग सम परसेंटेज वाइज जो है हम क्या करते हैं, मतलब सोसाइटी क्या करते हैं, इक्विटी के रूप में उसको वापस दिया जाएगा। एंड सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है यहाँ पे आ जाता है। लोकल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव जो है एक कॉमन अम्ब्रेला में आ जाएगा। सॉलिडारिटी मतलब क्या होगा, जैसे में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो नेक्स्ट अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन है या स्टेट लेवल फेडरेशन है या नेशनल लेवल फेडरेशन है, इन सब के बीच में या इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, एक कॉमन अम्ब्रेला करके यहाँ पे ये आ जाएगा। कोऑपरेटिव का जो भी है ये इसके अंदर ही हो जाएगा। और एथिकल वैल्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ये भूल चुके हैं। क्या है, ऑनेस्टी है, प्रामाणिक होना जरूरी है, ओपननेस है, ये भी एथिकल वैल्यू में आता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड केयरिंग फॉर अदर्स यानी दूसरे को भी हमें केयर करना पड़ेगा। दूसरे को मतलब क्या है, हम इकोनॉमिकली जो है आगे जा रहे हैं तो इकोनॉमिकली पीछे पड़े हैं या सोशली पीछे पड़े हैं उनको भी साथ में लेके जाना है। ये क्या आएगा अपना एथिकल वैल्यूज में जो है आ जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकार तत्व, ये सहकारी तत्व फर्स्ट फेज का मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। तो यहाँ पे 1844 टू 1937 में ये जो है पहला जो सहकारी तत्व जो है आ गया था। वो क्या बोलते हैं देखेंगे, वो बोलते हैं कि ओपन मेंबरशिप, सबको ओपन है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, डेमोक्रेटिक कंट्रोल जैसा मैंने बताया था, 1 मेंबर 1 वोट, जितना भी आपके पास शेयर होल्डिंग होने दो, बट क्या है यहाँ पे एक आदमी को एक ही वोट देने का जो है अधिकार दिया गया है। और पहला फर्स्ट फेज का प्रिंसिपल क्या बोलता है, डिवीजन ऑफ सरप्लस। पहला क्या हो रहा था, डिवीजन ऑफ सरप्लस जो मेंबर ने ट्रांजैक्शन किया था उसके आधार था। अभी आप देखेंगे अगर आप डिविडेंड जो डिक्लेयर करते हैं 5% 10% सबको इक्वली मिलेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, मेंबर ट्रांजैक्शन अगर मिस्टर ए एंड बी है, ये ने क्या किया, सम 50,000 का अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन किया फॉर एग्जांपल, तो उसके प्रोपोर्शन में उसको डिविडेंड मिलेगा। मिस्टर बी ने क्या किया, 5 लाख रुपीस जो है उन्होंने क्या किया, ट्रांजैक्शन किया, यानी सोसाइटी के साथ जो ट्रांजैक्शन मतलब लोन रखा है या डिपॉजिट रखा है। अगर मार्केटिंग सोसाइटी रहेगा तो अपना वस्तु मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसने भेजा है, या डेयरी सोसाइटी में है तो वहाँ पे जो दूध जो है डाला है। तो जो जो ट्रांजैक्शन सोसाइटी का ट्रांजैक्शन होता है तो उसके हिसाब से उसको क्या मिलेगा, डिवीजन ऑफ सरप्लस मिलेगा। लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कम इसमें जो है वहाँ पे मिलता था। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी मतलब यहाँ पे जो है कोऑपरेटिव पहले से भी है, राजकीय और धार्मिक कभी भी अपना जो सहकार में नहीं आना चाहिए करके। और कैश ट्रेडिंग के बारे में बात हुआ था। देन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, देखिए पहले फर्स्ट फेज से ही जो है कोऑपरेटिव एजुकेशन सहकार का शिक्षण के बारे में जो है यहाँ पे बोला जा रहा है। अभी नेक्स्ट 1966 में ICA ने नया प्रिंसिपल लाया है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ DG कर्वे जो है, उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स बताया गया। उस वक्त 6 सहकारी तत्व जो है उन्होंने बताया। उन्होंने क्या क्या बताया करके मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे। वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है जैसे हमने बात किया है, लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल पहला नहीं था, अभी उन्होंने क्या किया, लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल मतलब जो शेयर कैपिटल है उसके ऊपर लिमिटेड इंटरेस्ट डालना चाहिए। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, देखिए पहला क्या था,
पहला फेज में जो था, जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपको सरप्लस मिलेगा। बट सेकेंड इसमें आप देखेंगे 66 में वो चेंज हो गया। उसमें क्या होगा, इक्विटेबल, मतलब आपका टोटल सरप्लस में सबको क्या मिलेगा, इतना जो भी सरप्लस का जो डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया जाएगा उसके हिसाब से सेम रूप से, अगर 5% है तो सबको 5% जो है मिलेगा। और यहाँ पे बात किया कोऑपरेटिव, पहला जो था एजुकेशन, बट अभी क्या बोलने लगे, डीजी करवे साहब ने बोला कि मतलब उनका कमेटी जो था उन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में बात किया। कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में बात किया। तो इस यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, तो उसी वक्त हमारा नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग जो है, एनसीसीटी का जो सेटअप जो है उसी वक्त जो है वहाँ पे हुआ है, ताकि बाकी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बारे में वहाँ ट्रेनिंग दे पाए। कोऑपरेशन एमंग द कोऑपरेटिव यानी परस्पर सहकार। परस्पर सहकार मतलब हर एक कोऑपरेटिव आपस में कोऑपरेशन देना चाहिए करके ये प्रिंसिपल में बताया। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बोलना चाहूंगी। यूजुअली ये जो क्वेश्चन है आपको आ जाता है कि सेकेंड या रीफॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन आईसीए का जो है मैनचेस्टर 1995 में क्या किया, अभी भी ये प्रिंसिपल्स यानी ये सहकारी तत्व जो है अपने को लागू है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप, ऐच्छिक है, खुला सभा सदस्य, आप सबको पता है जैसे मैंने बताया था। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल में क्या आएगा आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। देखिए तीसरा प्रिंसिपल जो है नया तत्व है मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो 1995 में जब आईसीए ने ये प्रिंसिपल डाला था तो उन्होंने सोच के ही डाला। आज अगर ये सभी 7 प्रिंसिपल सभी कोऑपरेटिव अगर फॉलो करते हैं तो कौन सा भी कोऑपरेटिव लॉस में नहीं जाएगा। मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मतलब क्या होगा, आर्थिक भागीदार। आर्थिक भागीदार कैसे रहेगा, शेयर अमाउंट देके आर्थिक भागीदार होगा। और जो संस्था काम कर रहा है उस संस्था में, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक में क्या करेगा, करना पड़ेगा मेंबर को डिपॉजिट भी रखना पड़ेगा एंड लोन भी लेना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, संस्था सर्वाइव हो जाएगा। अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, विकास संस्था है, विकास संस्था में मेंबर को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट भी रखना पड़ेगा और लोन भी लेना पड़ेगा। और विकास संस्था अगर कुछ मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें भी भागीदार होना पड़ेगा, तभी क्या हो सकता है, अपना संस्था जो है सर्वाइव हो सकता है। तो उसके लिए डाला गया था। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता आणि स्वायत्तता मराठी में बोलते हैं। कोऑपरेटिव्स आर इंडिपेंडेंट बॉडी। कैसे इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, जैसे बायलॉस इनका अपना है इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। उनको क्या करना पड़ेगा, अपना बायलॉ के हिसाब से ही उनको काम करना है। ऑटोनॉमी बॉडी कैसा, ऑटोनॉमी बॉडी इसलिए मेंबर डिसीजन लेता है, अपना जो संस्था को कैसे चलाना पड़ेगा ये सभी जो चीजें कौन डिसीजन लेगा, कोऑपरेटिव लेगा, इसलिए ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस है। एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, देखिए शिक्षण प्रशिक्षण और माहिती या प्रसिद्धि करके यहाँ पे बोलते हैं। तो इसके लिए भी हमारा इधर कोऑपरेटिव एजुकेशन, एजुकेशन किसके लिए, मेंबर के लिए। जो मेंबर है उनको एजुकेशन देना पड़ेगा। एजुकेशन कौन सा, कोऑपरेटिव, कैसे संस्था कैसे चलाना है, उनका राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, और उनका कैसे अगर कोई गलती करता है तो उनको बुलाने का जो है अधिकार क्या है वो है। ट्रेनिंग क्या है, शिक्षण, शिक्षण के मतलब ऑलरेडी जो उनके पास नॉलेज है उस नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे शिक्षण जो है दिया जाता है। इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन आप देखा होगा बहुत सारा जो है, जैसे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ का जो है बहुत सारा पब्लिकेशन निकलता है, उसमें जो है माहिती दिया जाएगा। क्या क्या माहिती दिया जाएगा कि नया नया क्या चेंजेस होने जा रहा है उसके बारे में जो है माहिती दिया जाएगा। कोऑपरेशन एमंग द कोऑपरेटिव्स मैंने ऑलरेडी डिस्कशन, परस्पर सहकार। देखिए 7वां प्रिंसिपल से कंसर्न फॉर कम्युनिटी, कम्युनिटी कौन है, मेंबर है। और अपना कोऑपरेटिव केवल अपना कम्युनिटी मेंबर के लिए काम नहीं कर रहा है, पूरा जो कम्युनिटी है, अगर वो एक गांव में सोसाइटी है तो गांव में रहने वाला जितना भी लोग है उनका वेलफेयर के बारे में सोचेगा। बहुत सारा जो संस्था अभी भी वेलफेयर का काम कर रहा है, कम्युनिटी का डेवलपमेंट के बारे में काम कर रहा है, जैसे रोड बनाना है या हेल्थ कैंप करना है या स्कूल में जो है बच्चों का जो है नोटबुक वगैरह देना है, ये अलग अलग जो है वेलफेयर काम जो है
अपना सहकारी संस्था करता है। इसलिए ये क्या है, कंसर्न फॉर कम्युनिटी करके है, ये 7th प्रिंसिपल है। अभी कोऑपरेटिव एट न्यू लेवल 2012 में आईसीए ने क्या किया, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, अगर कोऑपरेटिव अपना जगत को कैसे बेटर, मतलब अच्छा तरह अपना जगत को कैसे बिल्ड कर सकता है करके उन्होंने क्या किया, आईसीए ने 2012 में जो है न्यू लेवल, मतलब नया लेवल क्या है, पहला वो क्या बोलता है, स्टेबिलिटी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट करके बोल रहा है। आज कोऑपरेटिव क्या कर रहा है, सबको स्टेबल एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जो दे रहा है। तो अगर 2012 की बात करते हैं तो 250 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो है क्या किया है, कोऑपरेटिव में मेंबर बन के अपना जीवन निभा रहे हैं, एम्प्लॉय बन के अपना जीवन निभा रहा है। तो ये न्यू लेवल में हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए आर्थिक परिस्थिति का जो है डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ऐसा नहीं है कि आज ये हो गया तो ऐसा एकदम बढ़ गया और बाद में गिर गया, ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब कंटिन्यूअस वो जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसको कैसे हम ये करना है, शॉर्ट टर्म है या शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म का इंप्रूवमेंट बिजनेस डाइवर्सिटी के लिए क्या करना चाहिए करके ये करता है। एंड सस्टेनेबल बिजनेस मतलब क्या है, अभी कोऑपरेटिव जो है लोगों का गरज के आधार पर ही वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और कंसर्न फॉर कम्युनिटी के आधार पर ही काम कर रहा है। तो क्या है ये बिजनेस, ये जो बिजनेस है सस्टेनेबल है, क्योंकि अगर मतलब क्या होगा कि कोऑपरेटिव जो चालू हुआ है लोगों का गरज के आधार पर ही चालू हुआ है, मतलब लोगों का जो गरज है उसको पूरा करते हुए, तो ये आगे चलता ही रहेगा। और कोऑपरेटिव किस लिए यहाँ पे एंटरप्राइज जो न्यू लेवल में देखते हैं तो फूड सिक्योरिटी, जो खाने का मतलब हम लोग खाना खाते हैं या अपना फूड है उसका सिक्योरिटी है। आज अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो हम लोग देखते हैं कि क्या है, कोऑपरेटिव के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। कैसे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर है वो फार्मर्स है, तो उनको जो है लोन देने का काम, उनको जो है बेटर प्राइस देने का काम, और साथ में जो है फार्मिंग कैसे करना है, तो ये सभी जो चीजें है थ्रू कोऑपरेटिव हो रहा है, इसलिए अपना फूड सिक्योरिटी भी बन रहा है। और गिविंग पीपल वॉइस, लोगों को आवाज देना, मतलब कैसे, थ्रू वोटिंग। बिजनेस डिसीजन कैसे करना पड़ेगा कि वोटिंग के द्वारा, इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में क्या करते हैं, वोटिंग लेके देके अपना वॉइस जो है, अपना आवाज जो है वहां पे ये करता है। तो लोगों को एक पावर जो है कोऑपरेटिव जो है वहां पे वहां मिल रहा है। देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, सभी जो बोलते हैं ना कोऑपरेटिव्स आर स्टेपिंग स्टोन फॉर द पॉलिटिकल फील्ड करके बोलते हैं, जो आगे पॉलिटिकल फील्ड जाने के लिए कोऑपरेटिव एक स्टेपिंग स्टोन है। मतलब वहां पे वो एक क्या बोलते हैं, एक स्टेपिंग स्टोन करके आ जाता है। तो मतलब क्या हो गया, पहले ही लोगों के पास जो है डेमोक्रेटिक जो है राइट उनको पता रहता है, तो आगे जाके वो जो है एक पॉलिटिकल फील्ड में भी ये आ जाता है। बट कोऑपरेटिव उनको एक अधिकार जो है दिया जाता है। और 2020 का जो है विजन डॉक्यूमेंट करके आईसीए ने एक ब्लूप्रिंट जो है निकाला है। तो वो क्या बोलता है, क्या है विजन, विजन मतलब क्या है, आगे का फ्यूचर दृष्टिकोण क्या है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, आर्थिक स्वरूप से, सामाजिक स्वरूप से और एनवायरमेंटल स्वरूप से सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए करके बोलते हैं। और द मॉडल प्रिफर्ड बाय द पीपल, लोगों को क्या चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। मॉडल में देखिए अभी हम डेयरी कोऑपरेटिव के बारे में बात करते हैं, तो डेयरी कोऑपरेटिव का मॉडल कौन सा लेते हैं हम लोग, अमूल का मॉडल दिया जाता है। कोऑपरेटिव बैंकिंग का मॉडल है, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का मॉडल अलग है। तो ये जो है, और द फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रॉम द एंटरप्राइज, देखिए कोऑपरेटिव इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना, अगर हम भारत का ही मैं अभी महाराष्ट्र का ही बताना चाहूंगी, टोटल नंबर ऑफ सोसाइटी मोर देन 2 लाख है यहाँ पे, अलग अलग जो टाइप ऑफ सोसाइटी यहाँ पे आप लोग देखते हैं। तो
एक फास्ट ग्रोइंग जो है एंटरप्राइज करके बोल सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, आईसीए ने 5 फोल्ड का जो है उन्होंने क्या किया, ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजी, यानी अब हमें आगे अपना फ्यूचर देखना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या धोरण अपनाना पड़ेगा करके जो है आईसीए ने एक स्ट्रैटेजी ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजी दिया है। एक स्ट्रैटेजी है पार्टिसिपेशन, मैंने मराठी में लिखा है सहभाग। पार्टिसिपेशन किसका, मेंबर का। पार्टिसिपेशन किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। पार्टिसिपेशन किसका, यहाँ पे सहभाग किसका होना चाहिए, जो सेक्रेटरी या जो मैनेजर है, जो एमडी, इनका भी सहभाग होना चाहिए। अगर ये सबका सहभाग ठीक रहेगा तो कोऑपरेटिव आगे अपने आप दौड़ेगा। और दूसरा जो ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजी क्या दिया उन्होंने, सस्टेनेबिलिटी, यानी टिकाऊ। टिकाऊ होना बहुत जरूरी है। आज सस्टेनेबिलिटी के बाद अपना इधर बहुत ही आ रहा है, कोऑपरेटिव का सस्टेनेबिलिटी बहुत ही कम हो रहा है, टिकाऊ जो है कम हो रहा है। अगर मैं बताना चाहूँगी 1998 में जब मैं ज्वाइन हो चुकी थी यहाँ पे, तो महाराष्ट्र में मोर देन 1000 बैंक था। आज कितना है, 500 प्लस है। विद इन 600 जो है हमारा क्या है, कोऑपरेटिव बैंक है। अगर हम लोग विकास संस्था का जो देखते हैं तो उसका भी जो है बहुत सारा था, आज 25,000 जो है वित्तकारी सेवा संस्था है। बट सस्टेनेबिलिटी की बात में आता है तो मोर देन ओनली 13 या 14,000 जो है क्या है, पैक संस्था जो है यानी टिकाऊ की बात आता है तो वहां पे ये आ जाता है। तो सस्टेनेबल होना बहुत ही जरूरत है। देन आइडेंटिटी, ओळख, क्या है कोऑपरेटिव का ओळख, ऑनेस्टी है या कैसे वो काम कर रहा है, इमेज, ओळख की जगह हम इमेज करके बोल सकते हैं। तो आइडेंटिटी, उनका आइडेंटिटी क्या है। आज कोऑपरेटिव अमूल एक कोऑपरेटिव का आइडेंटिटी है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक एक आइडेंटिटी है। वैसे अलग अलग बैंकों का जो आइडेंटिटी मतलब समाज में जो है उनका ओळख कैसा होता है, वो एक जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और लीगल फ्रेमवर्क है, कायदेशीर चौकट। कायदेशीर चौकट मतलब अभी अपना जो है हर एक संस्था, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और अगर बैंक रहेगा तो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, अगर डीसीसी बैंक है तो नबार्ड का एक्ट है। इन सब से हिसाब से उनका चौकट में ही काम करना पड़ेगा। और पांचवा जो है वो है भांडवल, कैपिटल। कैपिटल अगर हमारे पास रहेगा तो ही क्या होगा, हम अपना बिजनेस कर पाएंगे। तो कैपिटल को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो वही जो है अपना क्या है आगे अपना संस्था को बढ़ा सकता है। तो ये 5 जो है ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजी जो है, मैं डिटेल में नहीं बोल रही हूँ, आपको मैंने मटेरियल दिया है, आप पढ़ेंगे तो इसका पूरा माहिती मिल जाएगा। तो कैपिटल का भी यहाँ पे आ जाता है। तो आप ब्लूप्रिंट 5 फोल्ड ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजी देखेंगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा मैं बोल के जाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर होता आपका जो है कोऑपरेटिव कैसे चालू हुआ, कोऑपरेटिव डेफिनेशंस क्या है, वैल्यूज क्या था, और साथ में फीचर्स हमने देखा है, प्रिंसिपल्स हमने देखा है, और आईसीए का जो ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजी है, क्यों कोऑपरेटिव चाहिए, सभी हमने देखा। अभी हम लोग जो है कि स्थापन कैसा हो गया, अपना कोऑपरेटिव मूवमेंट का स्थापन भारत और बाहर देशों में कैसे हो गया। आप सभी जानते हैं, जैसे हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करना चाहेंगे, हमारा जो फार्मर था पूरा अपना कर्ज में जो है डूबा हुआ था। 19th सेंचुरी में कर्ज में कैसे डूबा हुआ था, अगर कर्ज जो है मनी लेंडर से, जामदार से या महाजन से वो लेता था, ना इंटरेस्ट दे पाता, ना पूरा उसका जो अमाउंट दे पाता, इसलिए पूरा का पूरा जो कर्ज में था। तो उस वक्त का जो है अपना इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो उन्होंने देखा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा जो फार्मर्स इतना कर्जे से डूबा हुआ है, आप सबको मैं बताना चाहूंगी, याद दिलाना चाहती हूँ, उस वक्त बहुत सारा फार्मर ने अपना बहुत सारा जो है जमीन वगैरह जो है ये जमींदार या महाजन या मनी लेंडर को दे के, मतलब पैसा लिया था वापस नहीं दे पाए करके अपना जमीन भी खो के वो एक लेबर क्लास करके भी बन गए थे। तो उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, यानी उनका आर्थिक परिस्थिति को ये करने के लिए जो है उस वक्त का ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1883 में लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट डाला आया, और एक द एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट करके 1884 में लाया। तो उस वक्त जो है
बहुत सारा गवर्नमेंट जो ऑफिशियल थे उन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ इजिप्ट को पढ़ा था, उन्होंने स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद उन्होंने रिकमेंड किया अगर भारत में भी अगर अपना शेतकरी जो है या फार्मर को जो है आगे लाना है तो हमारा क्या क्या होना पड़ेगा, एक कोऑपरेटिव एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जो है दिया गया था। तो उस वक्त 1882 में मद्रास का जो वाइसराय था तो उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहिए करके उन्होंने सर फ्रेडरिक निकोलसन को 1882 में उन्होंने क्या किया, अपॉइंटमेंट किया। तो उस वक्त जर्मनी में जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था। तो राइफनसन सोसाइटी मूवमेंट करके बोलते हैं हम लोग। तो उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने बोला, तो उन्होंने राइफन फ्रेडरिक निकोलसन ने क्या किया, जर्मन में जाके राइफनसन मॉडल को स्टडी करके आ गया। नेक्स्ट हम बोलूंगी मैं राइफनसन क्या है करके। तो उन्होंने क्या किया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है चलाना है तो जर्मन जैसा सक्सेसफुल, तो ये जो है राइफनसन मूवमेंट अपने को अपनाना पड़ेगा करके उन्होंने अपना रिपोर्ट में दिया। तो उन्होंने क्या किया, दो ही शब्द लिखा, क्या लिखा, फाइंड राइफनसन, मतलब आपको राइफनसन मॉडल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, अपना कोऑपरेटिव जो है सक्सेसफुल हो जाएगा करके बोला। तो 1900 में और एक जो है सर एडवर्ड लॉ के अंडर एक चेयरमैनशिप में जो है कमेटी बिठाया गया था, जो पहला जो निकोलसन का जो रिपोर्ट के आधार पर। तो कमेटी ने क्या किया, स्ट्रांगली उन्होंने एनकरेज किया, क्या है, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है भारत में आना चाहिए, कहाँ पे, रूरल एज वेल एज अर्बन सोसाइटी हम यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं करके एक बिल के फॉर्म में उन्होंने ये किया। तो बिल पास होके क्या हुआ, पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट चालू हुआ। कौन सा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। ये भारत का पहला क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डेवलपमेंट, यानी अपना कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसा डेवलपमेंट हुआ थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे 1904 टू 1911, तो इसमें क्या बताया गया था कि सोसाइटी कौन कौन बना सकता है, जो ग्रुप ऑफ मेंबर 10 लोग मिलके, अगर सेम विलेज सेम टाउन में रह सकता है तो 10 लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू हो सकता है। और सोसाइटी को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, ग्रामीण और अर्बन करके जो है यहाँ पे क्लासिफाई किया जाएगा। और यहाँ पे ये एक्ट क्या किया था, केवल क्रेडिट सोसाइटी को स्थापन करने के लिए मतलब उसको अधिकार दिया गया था, यानी इंफॉर्मेशन दिया गया था या उसको एक अधिकार दिया गया था, केवल क्रेडिट सोसाइटी को स्थापित कर सकते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड किया गया था। अगर फॉर एग्जांपल महाड़ शहर में है तो महाड़ शहर में ही उनका ये रहेगा, बाहर नहीं जा सकते, ऐसा रिस्ट्रिक्शन। अगर कौन सा गांव रहेगा तो गांव में ही उनका एरिया ऑपरेशन रहेगा, बाहर उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन नहीं रहेगा, ऐसा रिस्ट्रिक्शन था। और क्या है, द सोसाइटी लोन दे सकता है किसको, केवल मेंबर के लिए, उनका जो है पर्सनल ओनली ऑन पर्सनल और रियल, कुछ सिक्योरिटी अगर मिलेगा देंगे तो ही मिल सकता है। और मेंबर का जो शेयर ऑफ कैपिटल में जो स्ट्रिक्टली लिमिटेड था पहला, मेंबर को शेयर लेने के लिए जो मेंबर है वो केवल क्या है 1000 रुपए शेयर तक ही वो ले सकता है, बाकी नहीं है, मतलब केवल उनका शेयर अमाउंट कितना 1000 रुपए ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, ऐसा रिस्ट्रिक्शन था। और सोसाइटी को ऑडिट कौन करेगा, जो अपॉइंट किया जाएगा रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो ऑडिट करेगा, बट और उसका फ्री स्टाफ रहेगा, वो फ्री ऑफ चार्ज जो है ऑडिट जो है फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा करके। और वहाँ पे सोसाइटी जो है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटीज एंड रजिस्ट्रेशन फी, पहला बिल्कुल नहीं था, एग्जेम्पशन था। अनलिमिटेड लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी जो है पहला अनलिमिटेड था, अभी बहुत सारा लिमिटेशन आ गया है। और रजिस्टर ऑफ क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप सभी जानते हैं प्रोविंस के आधार पर पहला था, तो ईच प्रोविंस में एक एक रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है रहता था।
और सोसाइटी लीगल पर्सनालिटी एंड ऑथराइज्ड राइज द फंड ऑन द कॉर्पोरेट कैपेसिटी, मतलब अपना फंड को जो है राइज करने का अधिकार जो है उस बिजनेस को जो है सोसाइटी को दिया गया था। और 1904 का एक्ट में बहुत सारा जो है कमियां था, उसको कमियां को दूर करने के लिए 1912 में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को एनैक्ट किया गया। उसमें बहुत सारा बदलाव जो है लाया गया है। तो उसमें क्या क्या किया कि प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट हेल्प सेल्फ हेल्प अमंग द एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब सेविंग्स के बारे में, आपस का मदद के बारे में जो है यहाँ पे बात किया गया है। और यहाँ पे पहला देखिए, पहला एक्ट में क्या था, ओनली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्थापन कर सकते हैं, ऐसा 1904 का एक्ट था। बट अभी क्या हुआ, नंबर ऑफ सोसाइटीज आप, मतलब एनी नंबर, एन नंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब डेयरी कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, कौन सा भी सोसाइटी जो है आप स्थापन कर सकते हैं। और 1912 एक्ट क्या किया है, सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसीज, मतलब उसी एक्ट के अंतर्गत हमारा इधर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है आ गया है, या स्टेट अपेक्स बैंक, या अलग अलग सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसी जो है, जो सुपरवाइजिंग यूनियंस जो है उस वक्त एक्ट के अंतर्गत जो है स्थापित हुआ। और प्राइमरी एग्रीकल्चर जो है सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर, और जनरल सोसाइटी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी में जो है वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। और लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिया गया है, जैसे सोसाइटी को, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रहेगा, आर्बिट्रेशन रहेगा, तो लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे वो ये करेगा। देखिए लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि आप देखेंगे प्रोविंस जो है अलग अलग, जैसे मुंबई प्रोविंस, बिहार प्रोविंस या मद्रास प्रोविंस, ऐसा अलग अलग प्रोविंस था, तो उसके आधार पर ही उनका जो है एक्ट, वही एक्ट आगे जाके क्या हुआ, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट करके बन गया। और थ्रिफ्ट एक प्रोविजन करने के लिए अपना सरप्लस में जो है एक पोर्शन जो है रखना पड़ेगा, किसके लिए, एजुकेशन और चैरिटेबल पर्पस के लिए अभी भी है ये, तो इसके लिए हमें सेपरेट रखना पड़ेगा करके बोला गया है। और 1912 का जो एक्ट था उसका इफेक्ट क्या क्या हुआ, उसका इफेक्ट मतलब उसका प्रभावित क्या हुआ कि अगर देखते हैं तो नंबर ऑफ सोसाइटी जो है बढ़ गया है, मेंबरशिप बढ़ गया है, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया है, नया नया जो सोसाइटी टाइप आ गया, जैसे सेल प्रोड्यूस जो सोसाइटी, मिल्क सप्लाई सोसाइटी, मैन्यूर परचेस सोसाइटी, कैटल इंश्योरेंस सोसाइटी, तो अलग अलग टाइप का जो सोसाइटी जो है इस एक्ट के अंतर्गत जो है आ गया है। और बहुत सारा अदर कोऑपरेटिव एक्ट भी 1912 के बाद अलग अलग कोऑपरेटिव एक्ट आ गया, जैसे द बॉम्बे एक्ट 1925 में द बॉम्बे एक्ट आ गया, मद्रास एक्ट आ गया 1930, मद्रास कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1932, मद्रास एंड बिहार ओडिशा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935, लैंड मॉर्गेज बैंक एक्ट 1934, और बंगाल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 1914। ये जो है ये एक्ट जो है अलग अलग जो एक्ट जो है ना वो प्रोविंस के, जैसे मैंने बताया था वो प्रोविंस के लिए जो है आ गया, उसके हिसाब से जो है अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदलाव होता गया। और बाद में जो है इंडिपेंडेंस के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 एंड रूल जो है 1961, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपका कोऑपरेटिव लॉ है उसमें आप सीखेंगे। और सेकेंड स्टेज के बारे में अगर बताना चाहेंगे, 12 मतलब 12 से 29 में क्या हुआ, 2012 से 29 तक तो बहुत सारा सोसाइटी जो है अलग अलग टाइप का सोसाइटी, बैंक, प्रोविंशियल बैंक्स, और सोसाइटी जो है आ गया, हाउसिंग सोसाइटी आ गया, तो अलग अलग सोसाइटी जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट को ठीक ठाक चलाना है, राइट ट्रैक में रखना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मैकेगलन कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1914। मैकेगलन कमिटी रिपोर्ट में नेक्स्ट इसमें अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटी रिपोर्ट में मैं बोलूंगी। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ, 1919 से 1947 यानी प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस में एक कैम्फोर्ड करके रिफॉर्म्स एक्ट जो है 1919 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस एक्ट के अंतर्गत कोऑपरेशन क्या हो गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट, अभी हम लोग बोलते हैं ना स्टेट सब्जेक्ट, वैसा वो उस वक्त प्रोविंशियल सब्जेक्ट करके आ गया। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, प्रोविंशियल सब्जेक्ट के बाद एक मिनिस्टर रहेगा, यानी एक कोऑपरेशन मिनिस्टर जो है अलग रहेगा करके इस एक्ट ने
एक उनको एक अधिकार, मतलब उसको एक ये मिल गया है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी 1934 का आरबीआई एक्ट आ गया, तो उसके अंतर्गत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में जो है आ गया है। और उन्होंने 1939 में आरबीआई ने बहुत सारा जो है स्ट्रेस दिया। क्या दिया स्ट्रेस, किस लिए दिया, वो बोला गया यानी इम्पोर्टेंस क्या देना चाहिए, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एग्रीकल्चर फील्ड में होना चाहिए करके उन्होंने यानी आरबीआई ने उधर स्ट्रेस किया। और उसके बाद जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस सब कमेटी, गाडगिल कमेटी करके भी बोलते हैं, ये हो गया, मतलब कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए एक्ट आ गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है पब्लिक बैंक फॉर बैंक इन इंडिया करके 1949 में डिक्लेरेशन किया गया है। आरजी सरंगा कमेटी जो है कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी 1945 में जो है थर्ड स्टेज में डेवलपमेंट होते हैं। अभी हम बात करेंगे ओके मैं नेक्स्ट क्लास में ये 97th अमेंडमेंट, और क्योंकि आगे जो है अपना तिवारी सर का क्लास है, तो 97th अमेंडमेंट एक्ट के 2011 में हुआ है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगी। तो ये जो है क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट पहले से कैसे मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे चालू हुआ, कोऑपरेटिव डेफिनेशंस क्या है, और साथ में भारत में कैसे अपना कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू हो गया, ये सभी जो चीज़ें हैं इस 2 चैप्टर में मैंने जो है ये किया है। नेक्स्ट इसमें जो है मैं आपको 97th अमेंडमेंट के बारे में बोलूँगी। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो 5 मिनट में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अपना डायरेक्टर साहब रेडी है, वो नेक्स्ट सेशन आपको लेना चाहेंगे। कोई भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछिए, कोई भी अनम्यूट होके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं क्या करूंगी सर को रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना क्लास चालू करने के लिए। किसी का इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको पूछना है। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अभी कल का भी मेरा क्लास है, आप सबको मटेरियल मिल चुका है, सॉफ्ट कॉपी जो ऑलरेडी सबको मिला है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है मेरा, अभी तक मैंने सेकेंड चैप्टर तक जो मैंने कंप्लीट किया, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर कल मैं कंटिन्यू करूंगी। आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि डिस्कशन कर सके। ओके, किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं है? ओके, थैंक यू। मैं अभी अपना तिवारी सर जो है डायरेक्टर साहब अभी नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी सर आप अपना क्लास चालू कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।